नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम भारतीय मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है और उसने जो शिमला समझौते के तहत सिंध नदी के पानी को रोकने की बात थी, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या ऐसा संभव है कि भारत पानी को रोक सकता है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज हैं, इनको मोड़ने में तोड़ने में बहुत समय लगता है। आप भी जानते हैं कि पाँच नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। क्या उसे रोक पाना संभव है? यदि पानी रोक लेते तो ये तबाही हमारे उत्तराखंड में, हमारे जो हिमाचल है उसमें, या पंजाब का इलाका है उसमें कैसे आती, क्यों आती। लेकिन चूँकि वो एक प्रोपेगेंडा के तहत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं, और बस हेडलाइन बना देना अखबारों में, टीवी चैनलों पर फ्लैश लगा देना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका पूरा खुलासा करने के लिए हमने रवीश कुमार, जो जाने माने पत्रकार हैं भारत के, उनकी कुछ टीका टिप्पणियाँ, जो उनका एनालिसिस है वो रिकॉर्ड किया है, और उसको हम आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तव में भारत पानी रोक सकता है। चूँकि उसमें तमाम विशेषज्ञों की बातें भी हैं, और ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका भी गाना बजाना है। वो क्या चाह रहे हैं, क्या वास्तव में ट्रंप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करे या नहीं करे, या उसके अपने संबंध कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको भी दिखाते हैं। चलिए। छह नदियों के हमारे वीडियो को देखने का एक तरीका है, क्रम से चलना पड़ता है और आखिर तक देखना पड़ता है। हर लाइन आपके लिए जरूरी हो जाती है। 2023 का यह वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही ब्यास नदी कुल्लू से आने के बाद मुड़ती है। मॉनसून के समय का यह बहाव कौन बांध लेगा? अगर बांधा जा सकता था तो इस साल बाढ़ से हिमाचल में जो तबाही आई थी उसे कोई मंत्री अपनी फाइल पर साइन कर रोक देता। ब्यास का पानी हरिके के पास सतलुज में मिलता है और फिर दोनों का पानी सिंधु नदी में। क्या यह संभव है कि इस पानी को बांध बनाकर आप बांध सकते हैं? 1947 की स्मृतियों से एक किस्सा बताता हूं। यह सब दर्ज है जब लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ ब्यास नदी पार कर रहे थे, ऊंटों का सहारा ले रहे थे। लोगों ने बताया था कि ऊंटों की गर्दन तक ब्यास का पानी आ गया था। ब्यास की बाढ़ के कारण लाहौर के पास हजारों लोग डूबकर मर गए। सितंबर 1947 की यह खबर है जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार द बैरियर माइनर में छपी थी। इसकी खबर कहती है कि लाहौर की पुरानी गलियों में ढोल बजा बजा कर बताया जा रहा था कि ब्यास में जो बाढ़ आई है वो बारिश से आई है। इसके लिए हिंदुओं और सिखों पर जिम्मेदारी न डाली जाए, क्योंकि उस समय इस तरह की अफवाह फैल गई थी। नदियों को जानना सभ्यता को जानना है और इतिहास की समझ के दायरे को व्यापक करना है। जिस तरह से बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री पानी रोकने को लेकर उत्साहित हैं, जोश में हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं पर फिलहाल शक मत कीजिए, लेकिन नदियों का जो अपना करोड़ों साल का इतिहास है वो तो जानिए। क्या नदियों को पता होगा कि 2025 में ऐसे मंत्री आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे जो उनकी पानी के बहाव को रोक देने की चुनौती देने लग जाएंगे? सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी हैं, कहते हैं हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा कर मारेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश भी छटपटा रहा है, उसे भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। भारत में मान्यता है कि भागीरथ जी के तप से गंगा धरती पर आई। गंगा ने करोड़ों वर्ष पूर्व अपना रास्ता बना लिया था, तब तो बांग्लादेश भी नहीं बना था। क्या सचमुच निशिकांत दुबे गंगा का बहाव रोक देंगे? मूल बात यह है कि नदियों ने अपना रास्ता 2014 में नहीं बनाया, करोड़ों वर्ष पहले बना लिया था, जब इंसान ने इस धरती पर मुल्कों की सीमाएं भी नहीं बनाई थी। मालूम भी नहीं था कि इस धरती पर राष्ट्र का निर्माण होगा।
करोड़ों साल से नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, अगर निशिकांत दुबे और सीआर पाटिल उस रास्ते पर जाकर नदी को रोक देंगे तो यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अगर इतनी ही क्षमता है तो कोसी नदी का बहाव रोक लेते, जो हर साल बिहार में बाढ़ का दहशत पैदा करती रहती है। सोचिए, अगर निशिकांत दुबे की बात मानकर गंगा का पानी रोक दिया गया तो मॉनसून में क्या होगा, बिहार और बंगाल में बाढ़ की क्या हालत हो जाएगी। ऐसी बाढ़ आएगी कि चुनाव रोक दिया जाएगा और निशिकांत दुबे को राहत के काम में लगना पड़ेगा। यही है सिंधु नदी, जिसके नाम से नाम मिला हिंदू और भारत हिंदुस्तान कहलाया। हमारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाई। इस नदी का जल हमारी कल्पनाओं से भले अब दूर है, लेकिन यह नदी हमारी पहचान में हर दिन शामिल है। 4.5 करोड़ साल से यह नदी धरती पर है। सिंधु नदी सिस्टम कहा जाता है। इसमें सिंधु के अलावा रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदी का पानी है। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां कहते हैं और सिंधु, चेनाब, झेलम को पश्चिमी नदियां कहते हैं। इन नदियों के समूह से आने वाले पानी का 30% हिस्सा भारत को और 70% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। काबुल नदी का पानी भी इस तंत्र में शामिल है। संधि के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है। इस संधि के तहत भारत को इनका अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है। भारत अपने घरेलू, खेतिहर और जल विद्युत पैदा करने के मकसद से भी इस्तेमाल करेगा। यह एक ऐसी संधि है जिसने पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों का सामना किया, तब भी दोनों में से किसी भी एक देश ने संधि को निलंबित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कई आतंकी हमलों और पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर गुस्से के बाद भी सिंधु जल संधि कभी रद्द नहीं हुई और स्थगित नहीं। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। 9 साल लगे इस संधि की शर्तों पर सहमति बनाने में। इसकी शुरुआत 1948 की उस घटना से होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल पुराना स्टैंड स्टिल समझौता एक्सपायर हो गया। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के कनालों में छोड़ा जाने वाला पानी रोक दिया। पानी रोकते ही पाकिस्तान के हिस्से की नहरें सूख गईं और फसलें चौपट होने लगी। उसके बाद एक दूसरा समझौता होता है कि पाकिस्तान किराया देगा तब भारत पानी देगा। 1951 में पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चला गया। पाकिस्तान में इस समझौते के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए, तब जाकर 1960 का समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। विश्व बैंक ने जब पैसे की गारंटी दी तब संधि हुई। इसी कारण विवाद की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। उसके पास शिकायतें लेकर दोनों देश पहुंचते हैं और उसकी निगरानी में जांच होती है। लेकिन विश्व बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका है। क्या भारत ऐसा चाहेगा कि अमेरिका इस वक्त पंच बने? राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है उसकी भी चर्चा हो रही है। 4 दिनों तक उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में थे, ताजमहल घूम रहे थे, जयपुर घूम रहे थे, लेकिन उनके जाते ही ट्रंप ने कह दिया दोनों देशों को जानते हैं, दोनों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने भारत का एक तरफा नाम नहीं लिया। Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it's a bad one yesterday. It was a bad one. Over 30 people. Well, there have been tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ट्रंप ने 1500 साल का जिक्र कर दिया। झगड़ा वैसे 1947 से ही है, अभी इसके 1500 साल नहीं हुए हैं। ट्रंप ने किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि यह कह दिया कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के करीबी हैं। अब निकालते रहिए इसका मतलब कि वे मोदी जी के साथ ज्यादा हैं या पाकिस्तान के साथ। ट्रंप ने उधर की भी बात कर दी और इधर की भी बात कर दी। मूल बात यह है कि अमेरिका में इतनी खराब हालत है, तब भी प्रेस राष्ट्रपति के साथ विमान में यात्राएं करता है और सवाल करता है।
खैर, विशेषज्ञों ने एक बात पर बार बार जोर दिया है कि सिंधु संधि रद्द नहीं हुई है बल्कि स्थगित की जाएगी। विशेषज्ञ यह भी लिख रहे हैं कि कोई एक देश अपनी तरफ से संधि निरस्त नहीं कर सकता। इसका एग्जिट क्लॉज एक तरफा नहीं, भारत भी ऐसा नहीं कर सकता और पाकिस्तान भी नहीं। अगर भारत नदियों के बहाव को बदलने चलेगा तो क्या चीन को भी बहाना मिल जाएगा कि वह ऐसा करे? यह सवाल भी उठता रहा है। भारत में आने वाली नदियां नेपाल, बांग्लादेश और चीन से भी गुजरती हैं। ऐसे में उन नदियों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी चर्चा हो रही है। एक तो यह शर्तों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मामला है, वो अलग है कि भारत ऐसा कर सकता है या नहीं। दूसरा बड़ा मामला यह है कि क्या भारत इतने बड़े बड़े बांध बना सकता है कि 6 नदियों का पानी रोक दे। इस वीडियो में हम इसकी बात भी करने जा रहे हैं। तो क्या आप 6 नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनलों का थंबनेल देखकर लगता है कि इस देश के लोगों ने भले नदियों को अनंत काल से देखा है, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन इस देश के संपादकों, पत्रकारों और एंकरों ने लगता है नदियों के बारे में ना तो कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना नदियों को देखा है। उनके थंबनेल पर जो टाइटल हैं उसे देखकर ही समझ आ जाता है, जैसे मोदी का जल प्रहार, भारत ने पानी रोका, आपस में लड़ने लगे पाकिस्तानी, नहीं मिलेगा पाकिस्तान एक भी बूंद पानी, भारत ने रोका पानी। पाकिस्तान में हाहाकार, भारत ने रोका पानी। पाकिस्तान में त्राहिमाम, भारत ने रोक दिया पानी। पाकिस्तान में मची चीख पुकार, वीजा, पानी, बॉर्डर सब बंद। भारत का एक्शन कांप रहा पाकिस्तान। सिंधु समझौता खत्म होने से कितना रोएगा पाकिस्तान। सिंधु संधि सस्पेंड, बिन पानी तड़पेगा पाक। सिंधु का बॉर्डर पानी बंद, नहीं मिलेगा वीजा। पाकिस्तान की बर्बादी का फैसला हो गया। क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदी प्रदेशों की आम जनता ऐसी हेडलाइन से जोश में आ जाए? क्या इसलिए सिंधु जल संधि की बात उछाली गई ताकि आम लोग नारों से मतलब रखें, उसी में उलझ जाएं? बाकी जिन्हें समझ में आएगा वो संधि की शर्तों, भौगोलिक बनावट, बांध की लागत, उसकी सुरक्षा वगैरह वगैरह में दिमाग खपाते रहेंगे। सुरक्षा में चूक के सवालों को भूल जाएंगे। सूत्रों के हवाले से सर्वदलीय बैठक के बाद आपको तो यही बताया गया कि होटल वालों ने पुलिस को नहीं बताया कि हजारों सैलानी आ गए हैं। बैसारन को अचानक खोल दिया गया, जो उसका समय नहीं था। आज द हिंदू अखबार में विजेता सिंह की खबर छपी है कि बैसारन तो खुला ही रहता है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि कभी बंद नहीं होता। इस जवाब से तो यही सवाल उठता है कि क्या सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला गया? अपनी जवाबदेही छिपाने के लिए टूर ऑपरेटर पर जिम्मेदारी डाली गई और बाकी अखबारों और चैनलों ने इसकी पुष्टि का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या यह पता लगाना इतना मुश्किल था कि बैसारन कब कब खुला रहता है? 26 लोगों की हत्या कैसे हो गई? आपकी सुरक्षा में क्या क्या कमी थी? यह सब बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन स्लोगन से, ट्वीट से और बयानों से माहौल बनाया जा रहा है। पानी रोक देंगे, तड़पाकर मार देंगे। आज ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान ट्वीट किया है, 2016 का है, तो हम उसी की बात पहले कर लेते हैं। तब उरी में आतंकी हमला हुआ था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उस समय ये खबरें खूब छपी कि भारत लेगा कड़ा फैसला, सिंधु नदी का जल रोका जाएगा। तो अब तक कैसे पानी और रक्त एक साथ बह रहा था? 2016 के 3 साल बाद पुलवामा का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए, तब पानी क्यों नहीं रोका गया? उसके बाद 2019 से 21 के बीच 14 कश्मीरी पंडित मारे गए, तब क्यों अपना ही नारा प्रधानमंत्री भूल गए कि पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकते? बीच में न जाने कितनी और आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन इस बार किरण रिजिजू क्यों इस बयान की याद दिला रहे हैं?
और जब याद दिला रहे हैं तब पूरी बात क्यों नहीं बता रहे? हम आपको याद भी दिलाएंगे, पूरी बात भी बताएंगे। 2016 में एक टास्क फोर्स बना, हाई लेवल का, सीधे पीएमओ के अंडर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर। इसके अध्यक्ष बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी के तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा। 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को लेकर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनाए गए इस टास्क फोर्स में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर जो अब विदेश मंत्री हैं, और वित्त मंत्री से लेकर जल संसाधन मंत्रालय के सचिवों को शामिल किया गया। पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी रखे गए। खबरें छप रही थी कि यह टास्क फोर्स एक सर्वोच्च संस्था है जिसे सिंधु नदी संधि से जुड़े सभी सामरिक फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं। तो इस टास्क फोर्स ने सिंधु जल संधि को लेकर क्या किया? 2016 से 25 आ गया, अभी तक क्या हुआ? 8 साल गुजर गए। क्यों अभी भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कह रहे हैं कि भारत दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रहा है? 8 साल कौन सा काल होता है, दीर्घकाल या मध्यम काल? 25 अप्रैल के अखबारों की हेडलाइन देखिए, भारत सिंधु नदी के जल की एक बूंद पाकिस्तान को नहीं देगा। हेडलाइन तो छप गई, लेकिन पूरा बयान क्या है? जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि भारत सिंधु नदी को लेकर एक लंबी अवधि के प्लान, एक कम समय के प्लान और एक मध्यम अवधि के प्लान पर काम कर रहा है। मतलब तो यही हुआ कि भारत लंबी योजनाओं पर काम कर रहा है। तो हमने याद दिलाया कि 2016 में जो टास्क फोर्स बना था उसके बारे में भी बता दीजिए। जवाब दीजिए कि 8 साल में सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया? 8 साल में तो प्लान बन जाना चाहिए था। ये वही मंत्री जी हैं जिनके पास शीतल बेन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था जब वो कह रही थी कि आप VIP हैं, इतनी कारें लेकर आए हैं, आपका जीवन जीवन है, हम टैक्स पेयर का जीवन नहीं। सूरत की शीतल बेन के पति शैलेश कल्थिया को भी आतंकवादियों ने मार दिया। शीतल बेन को बताने के लिए इनके पास एक जवाब नहीं कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, सेना क्यों नहीं थी, पुलिस क्यों नहीं थी, क्यों लोगों को नहीं बताया गया वहां मत जाइए क्योंकि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हैं कि मरने वालों के परिजनों के लिए एक जवाब नहीं, लेकिन टीवी चैनल पर मंत्री जी टैंक की तरह गरज रहे हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, इस पर काम कर रहा है। तो आपने देखा, 2-3 चीज़ें आपने देखी। CR पाटिल कह रहे हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे, और सबसे बड़ी बात जो शीतल बेन ने उनके जब निवास पर वो गए CR पाटिल, तो एक जवाब नहीं था कि उन्होंने तमाम बातें पूछी कि मैं सेना क्यों नहीं लगाई गई थी, बहुत सारी और भी तमाम सवाल, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन टीवी चैनल के लिए उन्होंने बाकायदे बोल दिया एक बूंद पानी नहीं देंगे। इधर ट्रंप अपना गाना गा रहे हैं। JD वैंस 4 दिन तक इंडिया में रहे, वो आगरा का ताजमहल देखा और वो आपने सुना पूरा उनका बयान। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये भारत के साथ गलत हुआ है, भारत के पर जो आतंकवादी हमला हुआ है। उन्होंने कहा दोनों देश मेरे मित्र हैं, दोनों देशों से उनके संबंध अच्छे हैं। इसका मतलब वो कहीं नहीं है। और जो हमारे यहाँ जो बातें कही जाती हैं कि ट्रंप और मोदी जो की दोस्ती है आपस में, वो बहुत प्रगाढ़ दोस्ती है और वो हमेशा, मैं समझता हूँ कि ट्रंप जो है भारत का पक्ष लेंगे। लेकिन उनका बयान आ गया JD वैंस के जाते ही कि भाई दोनों देशों से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये खैर सारी चीज़ें हमने देखी और आपको दिखाया, बताया कि भारत पाकिस्तान का पानी क्या रोक सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो पानी रोक सकता है। एक विशेषज्ञ और हैं, उनका हम आपको पूरा बयान सुनवाते हैं, वो देखिए आप। पाकिस्तान की ओर जो पश्चिमी नदियां हैं तीनों, सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका पानी तुरंत रोककर पाकिस्तान को दंडित कर सकता है। जो ये विचार है इसको बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको लागू करने के लिए काफ़ी सारा वक्त चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिंधु जल समझौता हुआ है उसमें भारत के हिस्से की जो 3 नदियां हैं उनमें 33 मिलियन एकड़ फुट पानी एनुअल फ्लो है उसका।
और पाकिस्तान के हिस्से में जो 3 नदियां जाती हैं जिनमें भारत का भी सीमित अधिकार है, उसका एनुअल फ्लो इस 33 मिलियन एकड़ फुट का ऑलमोस्ट 4 गुना है, जो 135 मिलियन एकड़ फुट के आसपास बैठता है। तो मोटी बात है कि जितना भारत के हिस्से का पानी, भारत की नदियों में पानी है, उससे 4 गुना पानी जो है इन 3 नदियों में है जो पाकिस्तान को बह रही है। अब सवाल यह है कि जब भारत अपने हिस्से की जो नदियां हैं उनका 90% पानी यूज कर पा रहा है और उसमें से भी कुछ पानी पाकिस्तान को बह जाता है, जिसको रोकने के लिए और प्रयोग करने के लिए भारत जाहिर तौर पर कोशिशें कर रहा है, नए डैम बना रहा है। तो इतने बड़े स्तर पर पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है उसको एकाएक कैसे रोका जा सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है। इसको ठंडे दिमाग से सोचना है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और भारत छोटे प्रोजेक्ट जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट उसको अलाउ किए गए हैं वो बना भी रहा है पश्चिमी झेलम, चिनाब और दूसरी सिंधु नदी पर, लेकिन उसमें पाकिस्तान की ओर से ऑब्जेक्शन भी उठाए जाते रहे हैं। तो भारत कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। मिसाल के तौर पर तुलबुल प्रोजेक्ट जो है उसका रुका हुआ है काफी वक्त से, जो वूलर लेक को नेविगेशन के लिए बनाया गया बन रहा था प्रोजेक्ट, तो लंबे समय से रुका हुआ है। तो भारत ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भारत को जो 4 मिलियन एकड़ फुट पानी को संग्रह करने का भी अधिकार है। भारत को बहुत सारी कृषि जमीन जो है, कोई शायद 13 मिलियन एकड़ में यहाँ पर आंकड़ा चेक करना पड़ेगा, उसको सिंचित करने का भी अधिकार है। तो भारत इन सब चीजों को ऑप्टिमम अभी यूज नहीं कर रहा है। तो वो अपने ऑप्टिमम यूज तो कानून के तहत भी करे तो भी पाकिस्तान में जाने वाला पानी कम होगा। लेकिन अगर भारत पूरी तरह से तय कर ले कि उसे रोकना है पानी, तो उसके लिए उसे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। और ये एक हवाई किला बनाना है कि रातों रात पाकिस्तान सूख के परेशान हो जाएगा, उसके लिए वक्त लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए साइंस चाहिए जो है उपलब्ध, इंजीनियर चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने हृदय जोशी जो जानकार हैं इस मामले के, उनसे सुना क्या ये संभव है कि हवाई किले बना करके आप हेडलाइन बना लेते हो, टीवी चैनल पर कुछ भी बयान दे देते हो, और आप इस तरह की बातें करते हो जो बोए बुनियाद बातें हैं और उन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में भी ये सारी चीज़ें आ गई होंगी कि हवाई किले बनाना, इनके सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं। आपको मैंने एक पिछले अपने वीडियो में दिखाया था, वो पीयूष गोयल है, एक मिनिस्टर है इनका, वो क्या कह रहा है कि 140 करोड़ दोषी हैं जो पहलगाम में हमला हुआ है, 26-28 जो भी लोग मरे हैं उनके लिए है, चूँकि वो राष्ट्रवादी जब तक पूरा देश नहीं बनेगा। तो भाई तुम कैसी बातें करते हो? इस तरह की बातें, क्या आप ही हिंदू हो या आप ही सनातनी हो, आपके अलावा या इस दुनिया में और कोई कुछ नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर हमें लिखें और अपनी टीका टिप्पणी। कुछ लोग हैं हमारी चैनल पर आकर हमें गालियाँ भी बकते हैं, हम देखते रहते हैं, खैर ये उनका काम है। और बहुत सारे लोग कुछ सकारात्मक सोच भी लिखते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।